हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सक्सेस नोट्स क्लास में। आज अपन पढ़ेंगे संविधान के सारे अनुच्छेद, जो मैं आपको एक से लगा के 395 अनुच्छेद आपको शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा, जिससे आपको हाथ हाथ याद भी हो जाएंगे, जिससे आपका एग्जाम हॉल में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आप साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हो, जिससे आपकी तैयारी और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर देना और प्लीज ये वीडियो 10 लोगों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर देना। अब चलते हैं अपने क्लास की ओर। सबसे पहले देखते हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान की दो डेट ज्यादातर बच्चों को परेशान करती है, एक 26 नवंबर 1949 और एक 26 जनवरी 1950। इसमें क्या क्या हुआ था, ये बच्चों को ज्यादातर परेशान करती है। पहले ये अपन क्लियर कर देते हैं। पहले देखते हैं 26 नवंबर 1949 को। इसमें संविधान को ग्रहण किया गया था, अंगीकार किया गया था, स्वीकारा गया था, अपनाया गया था, निर्माण पूरा किया गया था, वह आंशिक रूप से लागू किया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अब देखते हैं 26 जनवरी 1950 को। इसमें संविधान को पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है ना। यदि आपसे ऐसा पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। ये भी आप क्लियर कर दो, ठीक है ना। अब देखते हैं मूल संविधान व वर्तमान संविधान में क्या क्या चेंजिंग हुए, क्या क्या परिवर्तन हुए, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। पहले देखते हैं अनुच्छेद। मूल संविधान में कुल अपने अनुच्छेद से 395 अनुच्छेद है और वर्तमान में है 395 ही है, इससे ज्यादा नहीं हुए। यदि कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि 400 हो गए, 450 हो गए, 500 हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। ये भी आप क्लियर कर दो, ठीक है ना। अब देखते हैं भाग। भाग अपने मूल संविधान में थे 22 थे और लेकिन अपने वर्तमान में 22 ही है। लेकिन अनुसूचियां मूल संविधान में कुल 8 थी, लेकिन वर्तमान में कुल 12 हो गई, यानी कि 4 प्लस हो गई है। ठीक है ना। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा 395 अनुच्छेद बताऊंगा, जो मैं आपको भाग के थ्रू आपको एक एक बारीक से आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखते हैं पहला भाग, संघ एवं राज्य का क्षेत्र। इसमें अपने अनुच्छेद 1 से लगाकर 4 तक दिए गए हैं। पहला अनुच्छेद, इसमें संघ और उनके राज्यों के नाम दिए गए हैं। भारत में कुल 28 राज्य है, वह अपने 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इनके सारों के नाम अपने पहले अनुच्छेद में दिए गए हैं। दूसरा अनुच्छेद, नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई राज्य अगर भारत में नया राज्य बनना चाह रहा है तो इसका सारा प्रावधान अपने दूसरे अनुच्छेद में दिया गया है। आजादी के बाद में सिक्किम राज्य बना था, गोवा राज्य बना था, इसके सारे वह प्रावधान अपने दूसरे अनुच्छेद में मिलते हैं। तीसरा अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई राज्य अपनी सीमा कम करना चाह रहा है या ज्यादा करना चाह रहा है या नाम में परिवर्तन करना चाह रहा है तो सारा वह प्रावधान अपने तीसरे अनुच्छेद में मिलता है। चौथा अनुच्छेद में पहला, दूसरा, तीसरे अनुच्छेद में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाएगा वह संसद के बहुमत के आधार पर किया जाएगा। और याद करना, बहुमत हमेशा 3/4 भाग से होता है। ठीक है ना। ये हो गया आपका पहला भाग हो गया। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। अब देखते हैं भाग 2। इसमें नागरिकता दी गई है। यह अपने अनुच्छेद 5 से 11 तक दिए गए हैं। अब देखते हैं 5वां अनुच्छेद। इसमें संविधान की शुरुआत से नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। छठा अनुच्छेद, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता दी गई है। यदि कोई पाकिस्तान से भारत में आके इनका मूल निवासी बनना चाह रहा है तो उनके सारे नियम कायदे अपने छठे अनुच्छेद में मिलते हैं। यदि कोई पाकिस्तान से आया है, वो भारत में कम से कम 7 वर्ष से यहाँ से रहवास कर रहा है तो उनको नागरिकता मिल जाएगी। ऐसा कुछ नियम कायदे वगैरह अपने छठे अनुच्छेद में मिलते हैं। 7वां अनुच्छेद, भारत से पाकिस्तान जाने वाले की नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई भारत का रहवासी है और पाकिस्तान में जाके रहवास करता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यदि वो कम से कम 10 साल तक रहेगा तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक है ना। अब चलते 8वां,
भारत से बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं। यदि कोई यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, वहां पे कोई भारतीय नागरिक रहता है तो उसके कुछ नियम कायदे अपने 8वें अनुच्छेद में मिलते हैं। 9वां अनुच्छेद, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता में विचलित का प्रावधान दिया गया है। यदि कोई भारत का नागरिक है और विदेश की नागरिकता लेता है तो उसके नियम कायदे अपने 9वें अनुच्छेद में मिलते हैं। 10वां अनुच्छेद, नागरिकता के अधिकार दिए गए। 11वां अनुच्छेद, संसद के द्वारा नागरिकता का अधिकार में कानून का प्रावधान दिया गया है। ये अपने 11वें अनुच्छेद में दिया गया है। ये हो गया आपका भाग 2 नंबर हो गया। अब चलते हैं तीसरे की ओर। भाग 3, मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। 12वां अनुच्छेद, राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकार पर नियंत्रण करने की विधियां दी गई है। पहले मैं आपको बता देता हूं, मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है, लेकिन मूल रूप से ये 7 से। लेकिन एक संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था, वो 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। अब अपन पढ़ेंगे 6 मौलिक अधिकार, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं समानता का अधिकार। ये अनुच्छेद 14 से 18 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 14, कानून की समानता दी गई है। किसी भी व्यक्ति से कानून के संबंध में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 14 अनुच्छेद में लिखा गया है। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आदि के आधार पर समानता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, धर्म, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर। 16 अनुच्छेद, लोक नियोजन के अवसरों में सभी को समानता का अधिकार दिया जाएगा। लोक नियोजन, सरकारी नौकरी पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आरक्षण इसके सब टाइटल है, जो लिखा हुआ 16A में लिखा हुआ है कि आरक्षण के हिसाब से बांटा दिया जाएगा। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत दिया गया है, यानी कि किसी भी व्यक्ति में भेदभाव, छुआछूत नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत किया गया है। किसी भी महाराजा, राजा की उपाधि नहीं लगाएगा, ये इसका अंत दिया गया है, अनुच्छेद 18 में दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक दिया गया है। अनुच्छेद 19, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। अब मैं आपको बताऊंगा 19A में क्या है। 19A अनुच्छेद, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, 19A में दी गई है। आप जो भी ये प्रेस मीडिया जो भी बयान को देते हैं, ये सारे को 19A के तहत देते हैं। 19B, शांतिपूर्ण बिना हथियार के कहीं पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, ये अधिकार दिया गया 19B में दिया गया है। 19C, संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। आप देख रहे हो RSS देख रहे हो, भीम सैनिक देख रहे हो, ये सारे 19C के तहत होता है। 19D, देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता दी गई है। आप कहीं पे भी जाते हो, घूमने जाते हो, जम्मू जाते हो, गोवा जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, ये सारे स्वतंत्रता दी गई है, 19D के तहत दी गई है। 19E, देश के किसी भी भाग में रहने की स्वतंत्रता दी गई है, 19E में दी गई है। 19F, ये अभी वर्तमान में खाली है, लेकिन यहाँ पे था संपत्ति का अधिकार था, लेकिन इसको हटा दिया गया है। 19G, देश के किसी भी भाग में व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई है, 19G में दी गई है। आप कहीं पे भी जाके एक बार व्यापार कर सकते हो 19G के तहत। ये अपने व्यक्ति को स्वतंत्रता कुछ दी गई है। ये हो गया 19 अनुच्छेद हो गया। अनुच्छेद 20, अपराधियों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण दिया गया है, अनुच्छेद 20 में दिया गया है। अनुच्छेद 21, प्राण और देही स्वतंत्रता का अधिकार,
यानी जीने का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया है और ये जापान से लिया गया है। ये भी याद करना, जापान से लिया गया जीने का अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, ये 46वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। 21A जोड़ा गया था, शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है, यानी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार जब किया जाता है तो उसके संरक्षण में दिया गया है, यानी कि 24 घंटे में उसको न्यायालय में पेश करने का अधिकार दिया गया है। उसकी खुद की गवाही नहीं मानी जाएगी, इसका भी अधिकार दिया गया है। किसी भी प्रकार से मारा पीटी नहीं की जाएगी। ये सारे अधिकार अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया है। किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं किया जाएगा, यदि किया जाएगा तो ये इनके अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 मानव के साथ दुर्व्यवहार पर प्रतिबंध, यानी मानव के साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो, न ही किसी प्रकार से व्यापार कर सकते हो, न ही उसे आप परेशान कर सकते हो। यदि आप परेशान करोगे तो अनुच्छेद 23 उनमें नियम कायदे दिए गए हैं। अनुच्छेद 24 कारखानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर काम पर प्रतिबंध किया जाएगा। यदि कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है, यदि वो कारखाने में कार्य करता है तो उसके कुछ नियम बनाए गए हैं। ये प्रतिबंध किया गया अनुच्छेद 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 25 धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी गई है। आप यदि किसी भी धर्म से हो, आप अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हो, ये स्वतंत्रता दी गई आप अनुच्छेद 25 में दी गई है। यदि आप हिंदू हो तो आप मुस्लिम भी हो सकते हो, यदि आप मुस्लिम हो तो आप हिंदू भी हो सकते हो। ऐसी स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। यदि आप धार्मिक कार्य किसी भी प्रकार से कर रहे हो तो उसको स्वतंत्रता दी गई है। आप देख सकते हो मंदिरों में डीजे वगैरह बजाते हैं, ये सारी स्वतंत्रता अनुच्छेद 26 के तहत मिलती है। दरगाहों में जो बड़े बड़े माइक भी लगते हैं उसकी छूट दी गई है, अनुच्छेद 26 में दी गई है। ये सारी छूटें अनुच्छेद 26 में दी गई है। अनुच्छेद 27 धर्म पर टैक्स संबंधित स्वतंत्रता दी गई है। यदि आप पर कोई भी सरकार धर्म पर किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं लगा सकते, ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आप धर्म का प्रचार नहीं कर सकते हो, ये कहा गया है, 28 अनुच्छेद में कहा गया है। अब देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक दिया गया है। 29 अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति को संरक्षण रखने का अधिकार दिया गया है। ये कहता है अनुच्छेद 29 कहता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों में प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। आप देख रहे हो मुस्लिम धर्म में शिक्षा को प्रचार करने के लिए मदरसा का निर्माण किया जाता है, वहां पे अपने धर्म का प्रचार किया जाता है। ये स्वतंत्रता देता है, अनुच्छेद 30 देता है। इसी कारण से वो अपने वर्ग धर्म का प्रचार करते हैं। ये छूट मिलती है अनुच्छेद 30 के तहत मिलती है। संवैधानिक उपचार का अधिकार ये अनुच्छेद 32 में दिया गया है और इसी को ही भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। और इसी से ही आप मौलिक अधिकार में यदि किसी से भेदभाव किया जाए तो आप इसी से रीट लगा सकते हो न्यायालय में। अनुच्छेद 23 में रीट संबंधित प्रावधान दिया गया है। ये रीट कुल 5 प्रकार की होती है। यदि आपका मौलिक अधिकार में हनन किया जाता है तो आप ये 5 प्रकार से रीट लगा सकते हो। ये अपने अनुच्छेद 32 कहता है। अनुच्छेद 33 मौलिक अधिकार को लागू करने में संसद की शक्ति दी गई है।
यदि मौलिक अधिकार में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाएगा तो ये शक्ति संसद को दी गई है। संसद होता है राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा के द्वारा निर्माण होता है। अनुच्छेद 34 शिक्षण क्षेत्र या कानून के संबंध में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध दिया गया है। ये कहता है अनुच्छेद 34 कहता है। अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकार लागू करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। ये अनुच्छेद 35 कहता है। ये हो गया आपका भाग 3 हो गया। अब चलते हैं भाग 4 की ओर। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 52 तक दिए गए हैं। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 वाद योग्य नहीं है, यानी कि आप नीति निर्देश तत्व को लेकर न्यायालय में वाद नहीं कर सकते, लेकिन मूल अधिकार में आप वाद कर सकते हो। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण में वृद्धि की व्यवस्था करेगा, यानी कि राज्य सरकार है जो लोक कल्याण में वृद्धि करने की व्यवस्था दी गई है। ये कहता है अनुच्छेद 38 कहता है। अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता दी जाएगी, राज्य सरकार के द्वारा दी जाएगी। ये कहता है अनुच्छेद 39 कहता है। अनुच्छेद 40 पंचायती राज्य के गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 40 में दिया गया है। अनुच्छेद 41 कुछ परिस्थितियों में सभी नागरिकों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 42 न्याय संगत और मानव उचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 42 में दिया गया है। अनुच्छेद 43 मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान दिया गया है, यानी कि सभी नागरिक एक जैसे यूनिफॉर्म का प्रयोग करेंगे। आपने देखा होगा कि आप स्कूलों में, ऑफिसों में एक जैसी ड्रेस होती है, वो अपने समान नागरिकता संहिता के थ्रू होती है। अनुच्छेद 45 अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है, सभी को शिक्षा का अवसर दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 45 कहता है। अनुच्छेद 46 ST/ST को आर्थिक हित दिया जाएगा। अनुच्छेद 47 लोक स्वास्थ्य में सुधार का कर्तव्य किया जाएगा। ये किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये कहता है अनुच्छेद 47 कहता है। अनुच्छेद 48 पशुपालन और कृषि का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 48A पर्यावरण और वन्य जीव का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण किया जाएगा। आप देख रहे हो ताजमहल देख लो, दिल्ली का लाल किला देख लो, इसके सारों का संरक्षण किया जाएगा। ये अनुच्छेद 49 कहता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका से विभाजन है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शक्ति सुरक्षा संबंधी प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 51 दिया गया है और इसी को ही नेहरू का अनुच्छेद भी कहते हैं। 51वां अनुच्छेद को कहते हैं। ये आपका हो गया नीति निर्देशक तत्व हो गया। अब देखते हैं आगे। भाग 4A मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A ये मूल रूप से भारतीय संविधान में नहीं थे, लेकिन सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा 11 मूल कर्तव्य को जोड़ दिया गया है।
भाग 5 संघ। अनुच्छेद 52 से 151 के बीच में इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, संसद, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट न्यायालय, ये सारे संघ के भाग है। अब देखते हैं अनुच्छेद 52। भारत के एक राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का राष्ट्रपति का उल्लेख कहां पे मिलता है? अनुच्छेद 52 में मिलता है। अनुच्छेद 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के निहित होगी, ऐसा कहता है अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को बताया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन सदस्य में भाग लेंगे, इसके बारे में सारा कुछ बताया गया है, अनुच्छेद 54 में बताया गया है। अनुच्छेद 55। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रक्रिया बताई गई है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होगा, ये सारा कुछ बताया गया है अनुच्छेद 55 में। अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। वैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति का पुनः निर्वाचन किया जाएगा। अनुच्छेद 58। राष्ट्रपति की योग्यता क्या क्या होगी कि भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार से दिवालिया नहीं होना चाहिए, लेकिन इसकी पढ़ा लिखा होना कोई भी जरूर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है। अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति की पद की शर्तें होती है कि वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। अनुच्छेद 60। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है, उसके बारे में ये उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 61। राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधित प्रावधान दिया गया है। महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाए उसके बारे में बताया गया है, उसे कहते हैं महाभियोग कहते हैं। ये अपने अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 62। राष्ट्रपति की पद रिक्त होने पर उसको भरने का निर्वाचन अनुच्छेद 62 में मिलता है। अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख मिलता है। याद रखना, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है। उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहां पे मिलता है? 63 में मिलता है। और राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है 52 में मिलता है। अनुच्छेद 64। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन लोकसभा का अध्यक्ष स्पीकर होता है, वो उसी में के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। उसका सदस्य और उनका सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ये आप जरूर याद करके जाना। अनुच्छेद 65। राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति पे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति विदेश यात्रा कर रहा हो, या उसका निधन हो गया हो, या वो दिवालिया हो गया हो, किसी भी प्रक्रिया में यदि वो नहीं हो तो उपराष्ट्रपति उनका कार्यभार संभालेगा। ये कहता है अनुच्छेद 65 कहता है। अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का उल्लेख मिलता है कि उपराष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होगा। अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति पद यदि रिक्त होता है तो उनके निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है, 68 में दी गई है। अनुच्छेद 69। उपराष्ट्रपति की शर्तें का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 70। राष्ट्रपति के कर्तव्य मिलते हैं। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है, राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या क्या है, ये अपने 70वें अनुच्छेद में मिलते हैं। अनुच्छेद 71।
राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का विषय मिलता है। याद करना, निर्वाचन का विषय मिलता है 71 में मिलता है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को क्षमादान कर सकता है, ऐसा अनुच्छेद 72 कहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति की सलाह पर मंत्रिपरिषद का उल्लेख मिलता है। ये मंत्रिपरिषद मोस्ट ही इंपोर्टेंट है, ठीक है ना, मंत्रिपरिषद, ये आप जरूर याद करके जाना। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के संबंधित व अन्य उपबंध दिए गया है। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी का उल्लेख मिलता है। यह भी बड़ा ही इंपोर्टेंट है। महान्यायवादी ये संघ का ये वकील होता है, महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 66 भारत सरकार के कार्य का संचालन संबंधित उल्लेख मिलता है कि भारत सरकार किस प्रकार से कार्य करेगी, इनका सारा अगर उल्लेख अनुच्छेद 77 में मिलता है। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। पीएम का कर्तव्य कौन से अनुच्छेद में है? 78 में है। ये बड़ा ही इंपोर्टेंट है, ये आप जरूर याद करना। ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। मैं आपको इंपोर्टेंट वाले ही बता रहा हूं, जिससे आपका क्वेश्चन कभी भी बाहर नहीं जाए। अनुच्छेद 79 संसद के गठन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 80 राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनः समायोजन होगा। ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 83 संसद के सदन की अवधि का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 84 सदन के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 85 सदन के सत्र, सत्रवाहन और विघटन के संबंधित का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 85 में मिलता है और ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, ये भी आप साथ में याद करना। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को सदन में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार दिया गया है। ये कहता है अनुच्छेद 86 कहता है। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण दिया गया है। ये कहता है अनुच्छेद 87 कहता है। अनुच्छेद 88 महान्यायवादी का अधिकार दिया गया कि महान्यायवादी को क्या क्या अधिकार है, कि वो सदन में बोल सकता है, अभिभाषण भी कर सकता है, वह न्याय के रूप में अगर खड़ा भी हो सकता है। इनके बारे में कुछ अधिकार दिए गए हैं। ये ही बड़ा इंपोर्टेंट है 88 अनुच्छेद। अनुच्छेद 89 राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के सभापति का पद को हटाने का उल्लेख मिलता है। जो राज्यसभा का उप सभापति है ना, उसको हटाने की प्रक्रिया अपने अनुच्छेद 90 में मिलती है। अनुच्छेद 91 सभापति के रूप में कार्य करने तथा कर्तव्य का पालन करने की उपराष्ट्रपति व अन्य व्यक्तियों की शक्ति का उल्लेख मिलता है। यदि सभापति नहीं हो तो उसके बाद में अगर उपराष्ट्रपति या कुछ अन्य सभापति के द्वारा इसकी शक्तियों का उल्लेख मिलता है। 91वां अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 92 सभापति और उप सभापति को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 92 में दी गई है। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष
और उनके उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर उनको भरना व उनको हटाने की प्रक्रिया मिलती है। लोकसभा के जो भी अध्यक्ष होते हैं ना, वह उसके उपाध्यक्ष, क्या उसका पद खाली है तो उनको भरने की प्रक्रिया मिलती है और उनके हटाने की प्रक्रिया मिलती है, अनुच्छेद 94 में मिलती है। ये भी बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 95 लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के कार्य व कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 95 में मिलता है। अनुच्छेद 96 जब अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया मिलती है। अनुच्छेद 97 राज्यसभा का सभापति व उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, इनके वेतन भत्तन का उल्लेख अनुच्छेद 57 में मिलता है। अनुच्छेद 98 संसद के सचिवालय का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 99 संसद के सदस्यों के द्वारा शपथ का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 100 संसद के मतदान, रिक्त पद पर कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 101 संसद में रिक्त पद का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है अनुच्छेद 101 में मिलता है। 102 अनुच्छेद संसद के सदस्यों की योग्यता का उल्लेख मिलता है। ये मिलता है अपने 102 के तहत के मिलता है। अनुच्छेद 105 संसद के सदस्यों की शक्ति और विशेष अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 106 सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का उल्लेख मिलता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, संयुक्त बैठक, ये आप जरूर याद करके जाना। 108 अनुच्छेद ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 109 ये धन विधायक के संबंध में विशेष प्रक्रिया दी गई है, 1909 में दी गई है। 110 ये धन विधायक की परिभाषा दी गई है 110 में। 111 विधायकों की अनुमति दी गई है। ये अनुमति अपने राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। जब ये राष्ट्रपति जब सिग्नेचर करता है तब भी ये अपने राष्ट्रपति की शक्ति है। 112 वार्षिक वित्तीय वितरण यानी बजट का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 113 संसद के प्राकलन के संबंध में प्रक्रिया मिलती है। अनुच्छेद 114 विधायिका का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 120 सदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा का प्रयोग मिलता है। मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट ही अनुच्छेद बता रहा हूं। आपको जो आपकी परीक्षा में आएंगे वही मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे तो अनुच्छेद बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको वही करा रहा हूं जो आपके लिए परीक्षा एग्जाम के लिए आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज ये वीडियो 10 लोगों के साथ जरूर शेयर कर देना। अनुच्छेद 122 न्यायालय के द्वारा सदन की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। जो अपने सदन में किसी भी प्रकार की कार्यवाही होती है उसकी न्यायालय के द्वारा जांच नहीं की जाएगी, ऐसा संविधान में लिखा गया है और यह अनुच्छेद 122 कहता है। अनुच्छेद 123 ये अध्यादेश की शक्ति दी गई और अध्यादेश राष्ट्रपति के द्वारा जारी होता है। अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय की स्थापना व उनके गठन का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 125 ये न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 126
मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 127 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में मिलता है। जो सर्वोच्च मुख्य न्यायाधीश होता है उसके नीचे जो अंडर में होते हैं ना अन्य न्यायाधीश, उनके नियुक्ति का उल्लेख मिलता है। 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की के संबंध में इनका उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में होने का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 130 उच्चतम न्यायालय के आरंभिक अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 37 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पुनः विलोपन का अधिकार दिया गया है। ये बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है 137 अनुच्छेद। एक 143 उच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति में होती है, ऐसा ये 143 अनुच्छेद कहता है। यदि कोई राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार से कोई जानकारी लेनी या परामर्श लेना तो ये उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है, ऐसा 143 अनुच्छेद कहता है। 144 अनुच्छेद सिविल एवं न्यायिक ये पदाधिकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना है, ये कहता है 144 अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रण महालेखा परिषद यानी एजीजी का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 149 ये नियंत्रण महालेखा परिषद के कर्तव्य और उनकी शक्ति का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 50 संघ के और राज्य के लेखाओं का प्रारूप मिलता है 150 अनुच्छेद में। और अनुच्छेद 151 ये प्रतिवेदन मिलता है, ये भी बड़ा इंपोर्टेंट है। प्रतिवेदन रिपोर्ट को कहते हैं, रिपोर्ट को कहते हैं। ये आपका संघ भाग हो गया है, यानी कि पांचवा भाग आपका हो गया। अब देखते हैं छठा भाग। भाग 6 राज्य अनुच्छेद 152 से 237 तक है। इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री की मंत्रिपरिषद, विधानसभा और विधान परिषद का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 152 राज्य की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। 156 राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। 157 राज्यपाल की क्या क्या योग्यता होगी उसके बारे में बताया गया है 157 में। 158 राज्यपाल की शर्तें दी गई है, पद की क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। अनुच्छेद 159 राज्यपाल की शपथ का उल्लेख मिलता है कि को शपथ कौन दिलाएगा, उच्च न्यायालय दिलाएगा। अनुच्छेद 160 राज्यपाल की कृतज्ञों का निवेदन मिलता है। अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति का प्रावधान मिलता है। जैसे राष्ट्रपति समाधान करता था वैसे ही राज्यपाल समाधान की शक्ति है। अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार मिलता है। अनुच्छेद 163 राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिया गया है। अनुच्छेद 156 राज्य का महाधिवक्ता होता है, जैसे केंद्र का महाधिवक्ता होता है जैसे राज्य का महाधिवक्ता होता है। अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार के कार्य का संचालन मिलता है। अनुच्छेद 176 मुख्यमंत्री का कर्तव्य मिलता है, जैसे राष्ट्रपति का कर्तव्य था ना, जैसे पीएम का कर्तव्य था, जैसे अपने सीएम का कर्तव्य होता है कि सारी जानकारी राज्यपाल को दी जाए।
अनुच्छेद 168 राज्य के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान मिलता है। भारत में जितने भी स्टेट है उनमें सारों में विधानमंडल का गठन किया जाएगा, यह कहता है अनुच्छेद 168 कहता है। अनुच्छेद 159 राज्य की विधान परिषद को बनाना व भंग करने का प्रावधान मिलता है। याद रखना, भारत में कुल 6 ही विधानसभा है और सभी राज्यों में अपने विधान सभा का उल्लेख मिलता है, लेकिन विधान परिषद कुल 6 ही है। अनुच्छेद 170 विधानसभा की संरचना का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 172 विधानमंडल की अवधि का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 174 विधानमंडल के सत्र, संत्रवाहन और विघटन का प्रावधान मिलता है। यह अपने राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। जैसे ही राष्ट्रपति करता है वैसे ही राज्यपाल का कार्य होता है। अनुच्छेद 175 राज्यपाल का सदन में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार होता है। ये कहता है अनुच्छेद 175 कहता है। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण दिया गया है। ये अपने 176 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 177 महाधिवक्ता का अधिकार दिया गया कि ये विधानसभा में बोल सकता है, कि ये संयुक्त अधिवेशन में भाग भी ले सकता है। ऐसे ऐसे अधिकार 177 अनुच्छेद में मिलता है। 178 विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। 179 विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो या त्याग पत्र दे या पद से हटाने की प्रक्रिया दी गई है। 169 अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 180 विधान सभा के उपसभापति के तौर पर अध्यक्षता के तौर पर कार्य करने की शक्ति दी गई है। यदि विधानसभा का अध्यक्ष नहीं हो तो उपाध्यक्ष उसके संबंध में कार्य कर सकता है। ऐसा कहता है 180 अनुच्छेद कहता है। 181 अनुच्छेद अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया दी गई है। 181 अनुच्छेद में। 182 अनुच्छेद विधान परिषद का सभापति व उपसभापति का उल्लेख मिलता है। याद रखना, विधान परिषद में सभापति व उपसभापति होता है और विधानमंडल में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होता है। जैसे लोकसभा में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष थे ना, वैसे ही अपने विधानमंडल में अपने अध्यक्ष व उपाध्यक्ष होंगे। राज्यसभा में सभापति व उपसभापति होते हैं ना, जैसे वह विधान परिषद में सभापति व उपसभापति होते हैं। अनुच्छेद 183 विधान परिषद के सभापति व उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया दी गई। अनुच्छेद 184 विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्ति दी गई है। यदि सभापति नहीं हो तो उपसभापति इसके कार्य कर सकता है। ऐसा 184वां संविधान संशोधन कहता है। संविधान 184 अनुच्छेद कहता है। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, सभापति व उपसभापति के वेतन भत्ते का उल्लेख मिलता है। 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय का उल्लेख मिलता है। 188 अनुच्छेद विधानमंडल के सदस्य के द्वारा शपथ का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 189 विधानमंडल के कार्य करने की शक्ति व उनकी गणपूर्ति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 190 विधानमंडल में स्थानों के रिक्त पद का उल्लेख मिलता है।
अनुच्छेद 191 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 192 सदस्यों की योग्यता के संबंध में प्रश्न का विनय निश्चित मिलता है। 194 अनुच्छेद विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्ति और विशेष अधिकार मिलता है। अनुच्छेद 195 विधानमंडल के सदस्य उनके वेतन भत्ते का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 199 विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 200 विधायकों की अनुमति का प्रावधान मिलता है। यह अपने राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 201 विचारों के लिए आरक्षित अधिवेशन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय वितरण यानी कि बजट का विधानमंडल में प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 203 विधानमंडल के प्राकलन के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 204 विनियोजन विधायकों का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 207 वित्तीय विधायकों के बारे में विशेष उपलब्ध मिलता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 214 राज्य के लिए उचित न्यायालय का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति व उनकी शर्तों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 218 सर्वोच्च न्यायालय के संबंध का उपबंध मिलता है। अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 221 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 223 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालय के अधिकारों का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 227 सभी न्यायालयों के अधीनस्थ की उच्च न्यायालय की शक्ति का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 228 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का वितरण का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ क्षेत्रों का वितरण मिलता है। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का प्रावधान मिलता है। भाग 7 और 8 संघ एवं राज्य का क्षेत्र अनुच्छेद 239 से 82 तक मिलता है। अनुच्छेद 239 संघ व राज्य के क्षेत्रों का प्रशासन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए नियम बनाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में होगी। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान दिया गया है। भाग 9 व 10 देखते हैं।
अनुच्छेद 243 पंचायतों का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जाति क्षेत्र का प्रशासन मिलता है। भाग 11 संघ और राज्य के बीच का संबंध। अनुच्छेद 245 से 263 में इनका मिलता है। अनुच्छेद 245 संघ के द्वारा राज्य की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार मिलता है। अनुच्छेद 248 अविष्ट शक्ति का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की शक्ति सदन के पास में है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई नई विधियां और राज्य से बनाई गई विधियों की शक्ति सदन के पास में है। अनुच्छेद 256 राज्य की ओर से संघ की बाधाएं। अनुच्छेद 257 कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राष्ट्रीय नदी के जल संबंधित विवादों का न्याय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन का उल्लेख मिलता है। भाग 12 वित्त संपत्ति और वाद। अनुच्छेद 264 से 300A तक मिलता है। अनुच्छेद 266 भारत की उचित निधि का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान मिलता है। अनुच्छेद 276 व्यापार आजीविका और नियोजन पर कर लगाया जाएगा। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना है। अनुच्छेद 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना है। अनुच्छेद 298 व्यापार करने के अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 299 सुविधाएं दी गई है। अनुच्छेद 300A संपत्ति का अधिकार है। भाग 13 व 14 301 भारत देश में व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है 301 में। अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा का शर्तें दी गई का है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 313 संक्रमणकाली उपबंध का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 315 संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 316 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 323A प्रशासनिक कार्यों के लिए अधिकार मिलता है। भाग 15 निर्वाचन। अनुच्छेद 324 से 329 तक। अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग द्वारा नियंत्रण करने के लिए जिम्मेदारी होगी। अनुच्छेद 326 लोकसभा विधानसभा के लिए निर्वाचन।
अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधी मामले न्यायालय के हस्तक्षेप का उल्लेख मिलता है। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपलब्ध, ये अनुच्छेद 300 से 342 तक है। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जनजाति व जनजाति का आरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 331 लोकसभा में भारतीय आंग्ल समुदाय का प्रतिनिधित्व मिलता है। यह भी वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के तहत ये हटा दिया गया है। अनुच्छेद 332 विधानसभा में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के लिए आरक्षण का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे 330 में लोकसभा में है और 332 में विधानसभा में एसटी एसटी का आरक्षण का उल्लेख मिलता है। 338 ए अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 338 बी अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख मिलता है। 341 अनुसूचित जनजाति यानी एससी का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजाति यानी एससी का उल्लेख मिलता है। अब देखते हैं भाग 17 राज्य भाषा का उल्लेख। अनुच्छेद 343 से 351 के बीच में है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग संसद की समिति का विवरण मिलता है। अनुच्छेद 345 राज्यों की राजभाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 343 संघ और राज्य या दो राज्यों के बीच में पत्राचार का राजभाषा का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा का विकास मिलता है। भाग 18 आपातकाल का उपबंध अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में है। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का उल्लेख मिलता है। यह होता है अपने राष्ट्र में होता है, राष्ट्रीय आपातकाल होता है 352। अनुच्छेद 353 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव मिलता है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान उपमंडलों का निलंबन का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग 3 पर निलंबन किया जाएगा। ये भाग 3 कौन है? मौलिक अधिकार है। इसमें अगर इसका निलंबन किया जा सकता है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध मिलता है। भाग 19 361 से 367 तक। 361 राष्ट्रपति, राज्यपाल और राजपूतों का संरक्षण का विवरण मिलता है। अनुच्छेद 364 महापतन और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध मिलता है। भाग 20 अनुच्छेद 368 अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। यह अपने जर्मनी से लिया गया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हो। भाग 21 अनुच्छेद 369 से 392 और भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395। अनुच्छेद 369 राज्य सूची के कुछ विषय के संबंध में
संसद के कानून बनाने की शक्ति होगी। ये कहता है 369 कहता है कि राज्य सूची में कोई विशेष विषय पर संसद कानून बना सकता है। ऐसा कहता है 369 अनुच्छेद कहता है। 370 अनुच्छेद ये जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र व गुजरात के संबंध में विशेष अधिकार दिए गए हैं 371 अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में विशेष उपबल दिए गए हैं। अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रण महालेखा परिषद के बारे में विशेष अधिकार दिए गए हैं, वो है 377 में है। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में उपबल दिया गया है। अनुच्छेद 393 संकलित नाम का वर्णन मिलता है। और आज का अंतिम अनुच्छेद और संविधान का अंतिम अनुच्छेद, अनुच्छेद 395 निरसन। ये हो गया आपका भारतीय संविधान के सारे अनुच्छेद हो गए। मैंने वही आपको बताए हैं जो आपके लिए एग्जाम के लिए जरूर फायदेमंद रहोगे। मैंने आपको अच्छे जो परीक्षा में आते हैं वही मैंने आपको अनुच्छेद मैंने आपको बताए हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज जरूर से जरूर 10 बच्चों को ये वीडियो जरूर शेयर करना। इसमें बहुत ही मेहनत लगी है। आप देख रहे हो हर चीज में मैंने आपको बताई है, आपके लिए जरूर फायदेमंद रहेगा। पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां पे आप जाइए और आप डाउनलोड कर देना। और जरूर से जरूर इस वीडियो को जरूर शेयर करना और सब्सक्राइबर जरूर करना। थैंक यू सो मच। मैं आपको संविधान के सारे क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। बेस्ट ऑफ लक।